डीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, डीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। मान्य बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, मान्य बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, मान्य बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, मान्य बहन जी आप आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कांशीराम साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद साथियों। सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद, सम्मानित साथियों, जिंदाबाद, हम लोग जिंदाबाद, जिस मेहमान का जिंदाबाद, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह सम्मानित मेहमान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जिंदाबाद, सांसद राज्यसभा, हम लोगों की यार बात शान, ब्राह्मण समाज के साथ साथ सर्व समाज के कुल गौरव, जिंदाबाद, हम लोगों के आदर्श गार्जियन माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। इस उमड़े हुए जन सैलाब की तरफ से इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसी क्रम में हम लोगों के बीच में बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य माननीय प्रवेश जी हम लोगों के बीच में मौजूद है। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ इस मंच के माध्यम से, उमड़े हुए जन सैलाब के माध्यम से। मंच पर मौजूद है पूर्व कैबिनेट मंत्री हम लोगों के आदर्श गार्जियन माननीय नकुल मिश्रा जी, नकुल दुबे जी। मैं तमाम कार्यकर्ता साथियों की तरफ से इस जन सैलाब की तरफ से इस मंच के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, युवाओं के दिलों की धड़कन माननीय कपिल मिश्रा जी हम लोगों के बीच में इस मंच पर मौजूद हैं। मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। साथियों, मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप लोग माननीय मुख्य अतिथि जी को सुनने के लिए, आपके विचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए इस कार्यक्रम में मौजूद हुए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो साथी जहां पर चाहे बैठे हों चाहे खड़े हों, आप लोग अपने पैर को टिकाए रखेंगे, वहां पे हटने का काम नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में हमारे साथी माननीय अवधेश चंद्र भारद्वाज जी, सम्मानित सेक्टर प्रभारी सूर्य प्रकाश मौर्य जी, दीपक गुप्ता जी अपने साथियों के साथ बड़ी माला से माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करने का काम करें। डॉक्टर लाल बहादुर सिद्धार्थ जी हम लोग के बीच में मौजूद है। मैं चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में साथियों के साथ माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत किया जाए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, माननीय श्री कांशीराम साहब अमर रहे। धन्यवाद साथियों। मित्रों, स्वागत के क्रम में सबसे पहले जनपद जौनपुर के वरिष्ठ सर्जन हम लोगों के बड़े भाई डॉक्टर लाल बहादुर सिद्धार्थ जी माननीय मुख्य अतिथि जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए स्वागत करने का काम करेंगे। पूर्वांचल के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर लाल बहादुर सिद्धार्थ जी और जबराबाद विधानसभा के प्रभारी प्रत्याशी
डॉक्टर संतोष मिश्रा राजा साहब जी, आप भी स्मृति चिन्ह दे करके श्री रुदल गौतम जी के फलिया गाजीपुर, आप भी स्मृति चिन्ह दे करके कमला शंकर यादव मुगराबाद शाहपुर, राजा साहब संतोष मिश्रा जी स्मृति चिन्ह दे करके, और इनके पुत्र उत्कर्ष मिश्रा जी, श्री कपिल मिश्रा जी, जो युवाओं की धड़कन है, जो युवाओं के लिए इस समय चल रहे हैं, जो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में इस समय युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे कपिल मिश्रा जी को विनय कुमार अजगरा से, डॉक्टर सरदार सुरेश सिंह जी समृद्ध चिकित्सालय, आप भी उत्कर्ष मिश्रा जी। और हमारे ये उत्कर्ष मिश्रा जी, युवाओं एक बार जोरदार कपिल मिश्रा के लिए जोरदार तालियों से मुद्राए गैरकानूनी विधानसभा की धरती पर हम स्वागत करते हैं आपका। बस इन शब्दों के साथ अब हमारे आपके बीच में हमारे बड़े भाई परम आदरणीय परम सम्माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश शासन परम सम्माननीय नकुल दुबे जी हमारे आपके बीच में है। हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। अब हम अपने बड़े भाई के सम्मान में आज यहाँ बहुजन समाज पार्टी के हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और ये आश्वस्त करते हैं हाथ उठा करके बड़े भैया माननीय मिश्रा जी के समान कि 2022 में हम इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। सभी लोग हाथ उठा करके एक संकल्प बना ले बड़े भाई के सामने। बस विनय कुमार बुलाए, आप आए ना। विनय कुमार, राजेश प्रतिमा आज का विनय कुमार जी। डॉक्टर सरदार सुरेश सिंह जी समृद्ध चिकित्सालय के डायरेक्टर वाराणसी से आए हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार। बड़े अब हमारे आपके बीच में युवाओं की धड़कन, युवाओं में एक नई चेतना प्रवाह पैदा करने वाले और ऐसे युवा कि पत्थर को जो चटका दे रवानी उसी को कहते हैं, हो जाए दिल में नक्श कहानी उसी को कहते हैं, है नहीं मालूम होता है करिश्मा हिमालय को जो पलट दे नौजवानी उसी को कहते हैं। हमारे कपिल मिश्रा जी, मैं चाहूंगा कि आप भी बड़े भैया नकुल दुबे जी अच्छा आए, एक बार जोरदार तालियों से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन बने। मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य जनों को और खास तौर से जो दूर दूर से आप सभी लोग जो मेरे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने समझने आए, आप सभी को मेरा दिल से सादर प्रणाम। साथियों, हमें आदरणीय बहन जी के कार्यकाल के वक्त को याद करने की जरूरत है।
उस समय सभी लोग कितने सुरक्षित थे, खास तौर से इस प्रदेश की महिलाएं। आदरणीय बहन जी का कार्यकाल खत्म होते ही यहां से गुंडा राज शुरू हो चुका है। आप डेली न्यूज में देखिए या अखबार खोलिए, कम से कम 5 से 6 खबरें महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न और शोषण की खबरें छपी ही होती हैं। आदरणीय बहन जी से अच्छा महिलाओं का दुख दर्द और कोई नहीं समझ सकता है। आपको इस सरकार ने इसी प्रदेश का, इसी हाल का वादा कर रहा था आने से पहले। साथियों, इस सरकार ने और इसकी पिछली सरकार ने पिछले 10 साल से आपके साथ सिर्फ धोखा देने का काम किया है। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, लेकिन बदले में इन्होंने सिर्फ 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया है। कोरोना काल के वक्त भी जो लोग बेरोजगार हुए थे और अलग अलग प्रदेशों से मजबूरी में अपना काम छोड़ के वापस यहाँ आना पड़ा था, उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। और जब भी हमारे युवा साथी भाई बहन अपनी रोजगार के लिए या नौकरी के लिए मांग रखने जाते हैं सरकार के पास, तो इनको ये बदले में सिर्फ लाठी और डंडे ही देती है। वहीं आदरणीय बहन जी, उन्होंने अपने कार्यकाल के वक्त पूरे प्रदेश में 23,50,000 लोगों को, खासतौर से युवाओं को नौकरियां दी थी, जिसके चलते उस समय लगभग 1 लाख सफाई कर्मचारियों को भर्तियां दी गई थी। और उस समय आदरणीय बहन जी ने टीचर्स को पूरा मान सम्मान दिया था, जिसमें लगभग 2 लाख अध्यापकों को नौकरियां दी गई थी। साथियों, आदरणीय बहन जी ने सब समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए एक समान कार्य किया है। उन्होंने सरकार में आते ही और मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले सामान्य वर्ग की भर्तियों पे लगी रोक को हटाने का काम किया है, जबकि ये सरकार तो आरक्षण के नाम पे भी इस प्रदेश की जनता को और इस देश की जनता को धोखा देने का काम कर रही है। चाहे रेलवेज हो या और कोई भी सरकारी यूनिट्स हो, सब एक एक करके प्राइवेट कंपनीज को बेच रही है। साथियों, ये आप सब अच्छे से जानते हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में कोई आरक्षण नहीं चलता है, तो किस बात की सरकारी नौकरी और किस बात का हमारे युवाओं का सुरक्षित और बेहतर भविष्य। साथियों, आजकल ये सरकार नौजवानों को, खासतौर से हमारे स्कूल के भाई बहनों को, कॉलेज के भाई बहनों को, इनके वोट खरीदने के प्रयास में सुनने में आया है कि मोबाइल फोन, टैबलेट बांट रही है। एक बात बताइए, इनको मोबाइल फोन, टैबलेट बांट रहे हैं जो, इनको अब याद आई है 2 साल पहले ये लोग कहाँ थे, जब इस प्रदेश के हमारे युवा भाई बहन, युवा बच्चे जो मजबूरी में, गरीबी के कारण जो स्कूल बंद थे, घरों से पढ़ाई चल रही थी, तब इनको मोबाइल फोन की जरूरत थी, लैपटॉप, टैबलेट की जरूरत थी। तब ये लोग कहाँ थे? तब इनको नहीं ध्यान था कि इनकी पढ़ाई के लिए तब ये बांटना चाहिए था। अब जब इलेक्शन पास आ गया है, तब बस ये लुभाने के लिए और आपका वोट खरीदने के लिए ये मोबाइल फोन, टैबलेट बांट रहे हैं। इसी चक्कर में हमारे कितने युवा, गरीब बच्चे 2 साल पीछे हो गए अपनी पढ़ाई में। वहीं युवाओं का भविष्य के लिए, अच्छे सुरक्षित भविष्य के लिए आदरणीय बहन जी ने अपने कार्यकाल के वक्त अनेकों स्कूल, मेडिकल कॉलेज, आईटी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और अनेकों यूनिवर्सिटीज बनवाई थी, ताकि उसमें पढ़ लिख कर हमारे युवा साथी अपना भविष्य अच्छा और सुरक्षित रख सके। ये सरकार सिर्फ अखबारों में और पेपर्स में, एड में खाली अपनी तस्वीरें छपवा के अपने काम गिनाती है, जो कि कहीं कोई काम नहीं हुआ है। और इसके लिए वो 300 करोड़ हर महीना खर्च करती है। ये मैं नहीं कह रहा, आरटीआई में निकला है। और अगर 1 महीने में 300 करोड़ तो 1 साल में 3600 करोड़ और 5 साल में तो 18,000 करोड़। अभी 6 महीने का तो पता भी नहीं।
5 साल में 18,000 करोड़ ये खाली अपनी तस्वीरें छापने में खर्च कर चुके हैं। यही पैसा अगर हमारे नौजवान भाई बहनों को नौकरियां दिलाने में, उनका भविष्य सुरक्षित करने में लगा देते तो शायद उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। साथियों, इसीलिए मैं चाहूंगा, क्योंकि ये एड वैड करके अपने फर्जी प्रचार करके सोशल मीडिया का माध्यम से ये गलत इस्तेमाल करते हैं। इस समय सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा हथियार है। मैं आप सब से, चाहे कोई भी वो छोटे से छोटे शहर में, गांव में हो या बड़े से बड़े शहर में हो, हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। मैं आप सब से कहना चाहूंगा कि ये सब लोग इस सरकार के इसका सबसे गलत इस्तेमाल करते हैं और अपनी झूठी बातें, फर्जी के प्रचार अपने इसी के माध्यम से फैलाने का काम करते हैं। इसीलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़िए और वहां पे जो भी लोग अपनी तकलीफें सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं या नहीं उनकी सुनी जा रही है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ के अपनी तकलीफें, अपनी दिक्कतें हम तक रख सकते हैं और उनकी आपकी सारी तकलीफें नोट करी जाएंगी। और मैं पर्सनली आपको वादा करता हूं कि आपकी एक एक बात और तकलीफ आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। और आदरणीय बहन जी ने वादा किया है मुझसे कि जितनी तकलीफें हैं युवाओं की, खास तौर से युवा भाई बहनों की जितनी तकलीफें और दिक्कतें अभी जो चल रही हैं, उनकी सारी तकलीफों का आदरणीय बहन जी सीएम बनते ही सबसे पहले समाधान करने का और पूरा प्रयास करेंगी। इसीलिए मैं चाहूंगा आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इस सरकार के फर्जी प्रचारों का और झूठे अफवाहों का खुलकर विरोध करिए। साथियों, मेरे पास बातें बहुत है आप सब रखने के लिए, कहने के लिए, लेकिन आप लोग काफी देर से यहाँ आए हुए हैं मेरे आदरणीय पिताजी के विचार समझने। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज आप लोग जितनी बातें, जितने विचार मेरे आदरणीय पिताजी के द्वारा कहे सुनेंगे, उन सबको यहाँ छोड़ के नहीं जाना है। उन सबको अपने साथ लेके जाइए, समझ के जाइए और पूरे घर घर में, गली गली, मोहल्लों मोहल्लों में उन तक बातें वहां पहुंचाइए और सब जगह बता दीजिए कि आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आने जा रही हैं। और जो भी खासतौर से महिलाओं को और सभी को, इस प्रदेश के लोगों को जो भी सत्ता के नशे में और ताकत में आपको डराने दबाने की कोशिश करता है, तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि जो भी आपको डराए दबाए उसको बस इतना बता देना है कि आदरणीय बहन जी आ रही हैं। वो खुद ब खुद डर के कहीं अपने घर में या बिल में छुप के बैठ जाएगा। इसीलिए अब किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। साथियों, आप सब लोग यहाँ आए, हमारे विचार सुने, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और आप सबसे ये वादा करके जाता हूं कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार मुझे यहाँ आना पड़ेगा मैं आपके बीच आऊंगा और युवा साथियों की दिक्कतों का और सबकी दिक्कतों का कंधे से कंधा मिलाकर और उसका सामना करने की और उसका समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन हम करते हैं। अब हमारे आपके बीच में हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद अंसारी साहब हैं, जो मैं आपसे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन के साथ, बड़े अदब के साथ आमंत्रित करूंगा कि आए और बता दें विरोधियों को कि पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में भी खड़े सूल न हो और माझी की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो हमारे सांसद न हो। कुछ कहने से पहले इस मुल्क के आईन को लिखने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, बहुजन समाज पार्टी की नींव को रखने वाले मरहूम काशीराम साहब को खिराजी अकीदत पेश करता हूं।
आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके नेता, देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में 18 साल से सर्व समाज की नुमाइंदगी करने वाले राष्ट्रीय सचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, अभी हमसे पहले उनके सपुत्र, युवा दिलों की धड़कनें जो पूरे उत्तर प्रदेश में युवाओं को जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ उनके पुत्र श्री कपिल मिश्रा जी जो बहुत बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। हमारी पिछली सरकार में कई दर्जनों के कई विभागों के मालिक रहे पूर्व मंत्री भाई नकुल दुबे जी, डाइस पर बैठे सलीम मोहम्मद खान साहब, इस मंडल में मुस्लिम भाईचारा समाज के संयोजक भाई रिजवान साहब, भाई साकिब प्रधान जी और तमाम सम्मानित साथियों, सबका नाम मैं लूं तो समय लगेगा। आप सब आज माननीय मुख्य अतिथि जी को सुनने आए हैं। चूंकि सर्व समाज को जोड़ने के लिए सभा है, आप सब जानते हैं कि अभी पिछले दिनों हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन करके ब्राह्मण समाज के साथ साथ तमाम अच्छे लोगों को बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया था, जो एक सफल कार्यक्रम गुजरा। सारे लोग जुटे और उसकी दूसरी पार्टियों के लोग भी नकल शुरू कर दिए। चूंकि मिश्रा जी ने पहला कार्यक्रम अयोध्या से शुरू किया था, जहां से भाजपा की गिनती शुरू होती है। उन्होंने कहा पहले मैं उसी बिल में उंगली डालूंगा और वहीं से संदेश दूंगा, और संदेश गया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर बहन जी ने कहा कि नहीं, अब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मिश्रा जी आप सर्व समाज के बीच जाकर के सर्व समाज को जोड़ने की बात करेंगे। मिश्रा जी का ये दूसरा राउंड शुरू हो गया है। जो ये कहते हैं कि बसपा कहीं दिखती नहीं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जरा आंखें खोले, अपने चश्मे को जरा साफ कर ले। अरे बसपा खामोशी से चुनाव लड़ती है, लाठी डंडे वाली पार्टी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि जमीन खिसक चुकी है। आपने मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आप वोट मांगते हैं। अरे आप सबके हैं। इसी बात को लेकर मेरे दोस्तों, देश की पार्लियामेंट में बहस चल रही थी कि ये देश मुत्तहिद रहेगा कि टूट जाएगा। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसी नफरत इस मुल्क में फैला रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को लड़ाने की बात करते हैं, लगता है ये देश टूट जाएगा। इसी बात को लेकर देश की पंचायत में बहस हो रही थी। मिश्रा जी इस बात के गवाह हैं। 2 मिनट का बहुजन समाज पार्टी को समय मिला। बहन जी भी उस वक्त हमारे साथ पार्लियामेंट में थी, मिश्रा जी के साथ भी 6 साल में राज्यसभा में रहा हूं। 2 मिनट का पार्टी को मौका मिला। मान्या बहन जी ने कहा अंसारी साहब 2 मिनट आप बोल दो। मुद्दा इतना बड़ा कि मुल्क मुत्तहिद रहेगा, अखंड रहेगा कि टूट जाएगा। 2 मिनट में कोई अपनी बात साथियों क्या रख सकता है। मैंने कहा, मेरे सामने मोदी जी भी बैठे थे, मैंने कहा लाओ मोदी जी को मैं एक शेर सुना के अपनी जगह ले लूं। और मैंने क्या शेर सुनाया कि कब तक ये मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर ये मस्जिद शिवालों के झगड़े, अरे जब वो तनहीन होगा तो क्या बांटिएगा। अरे मोदी जी, जब ये मुल्क ही टूट जाएगा, जिसको सबके खून पसीने मुस्तैद होकर के इस देश में अंग्रेजों को भगाने का काम किया, और आज सब समाज इस हिंदुस्तान में मिलजुल के रहता है। मेरे भाइयों, बड़ा दुखद विषय है। जब देखो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, क्या तमाशा है भाई। आप एजेंडों पे क्यों नहीं मांगते। 5 साल 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही। इस प्रदेश में कोई समाज का आदमी उंगली नहीं उठा सकता। सब समाज को सम्मान देने का काम किया। सारे गुंडा माफिया इस प्रदेश की सलाखों से बाहर भाग जाते थे, प्रदेश छोड़ के भाग जाते थे। 5 साल बहन जी ने सरकार जब चलाया, फिर 12 में अखिलेश यादव जी भी आए,
मैं अपने मुस्लिम समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं, क्योंकि सर्व समाज की सभा है। क्या वादा किया था अखिलेश जी ने? कांग्रेस से गठबंधन भी था, कहा था 12% रिजर्वेशन देंगे, कोई दंगा नहीं होगा। क्या हुआ? 12% रिजर्वेशन मिला? 1% नहीं मिला। दंगा मुजफ्फरनगर में ऐसा कराया जो कभी कोई भूल नहीं सकता मेरे दोस्तों। क्या ये वोट मांगेंगे? बहन जी के कार्यकाल में 4 बार कार्यकाल था, एक छोटा बड़ा कोई दंगा नहीं। इसलिए मैं दोस्तों, बात लंबी हो जाएगी, हम सब मिश्रा जी को सुनना चाहते हैं। हम बहुत बोलते हैं, हम भी प्रदेश भर में घूमते रहते हैं। माननीय बहन जी ने हमारे राष्ट्रीय महासचिव के साथ कहा कि आप सर्व समाज के साथ साथ आप मुस्लिम समाज को भी जोड़ने का काम करें। सारे समाज के लोगों को, आज बसपा मंच पे बैठे सर्व समाज के लोग बैठे हैं और सारे समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि आने वाले जो 22 में चुनाव होगा, मेरे दोस्तों, कहीं इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, कहीं जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि गठबंधन हो गया। अरे भाई, कांग्रेस से गठबंधन तो हुआ था अखिलेश जी का, 21.4% वोट पाए थे। हम अकेले लड़े थे, 23.6% वोट पाए थे। आज सर्व समाज कह रहा है, जब सारे समाज के लोगों ने मन बनाया और सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जब देखा, समाजवादी पार्टी को देखा, तो अब तुलना तो आपको करना है कि 5 साल बहन भी अच्छी थी, कि अखिलेश जी अच्छे थे, कि योगी जी थे। ठोक दूंगा, मार दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा। अरे भाई, ये कौन सी सरकार चल रही है? जोड़ो ना, लोगों को, दिलों को जोड़ो, सर्व समाज का विकास करो, ये बसपा की सोच है। इसलिए मैं दोस्तों, बात लंबी न करते हुए तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूं, सर्व समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग 22 में अभी से लग जाइए। 5वीं बार उत्तर प्रदेश में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है और सतीश चंद्र मिश्रा साथ साथ रहेंगे। जब इन्होंने शंख बजाया है तो इनका समाज भी जगह है और साथ में जिस तरह सरकार बनी थी, 12 तक खानदारी से चली थी। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 22 में सरकार बनाइए, किसी समाज को कोई उंगली उठाने का मौका नहीं दिया जाएगा, सर्व समाज का काम होगा। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा। अब हमारे आपके बीच में अभी पूरे राज्यसभा सांसद महोदय ने बड़ी बखूबी से बात कही। अब मैं इसी श्रृंखला में पूर्वांचल के जाने माने सर्जन, वरिष्ठ समाज सेवी, लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी की कारवां को ले चलने वाले ऐसे सहृदय डॉक्टर लाल बहादुर सिद्धार्थ जी को आमंत्रित करूंगा कि बस चंद शब्दों में माननीय मिश्रा जी का इस विधानसभा पे स्वागत करने की कृपा करें। डॉक्टर लाल बहादुर सिद्धार्थ जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2 मिनट का टाइम मिला है। कर सको तो अपनी बाणी में वो हुनर पैदा करो, बदलते रुख हवाओं का वो असर पैदा करो। अगर जीना चाहते हो उस दुनिया में मान सम्मान से, तो घर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो। केराकत विधानसभा में कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित लोगों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। आज इस सभा के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद माननीय बहुजन समाज पार्टी के महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। साथ में आए हुए माननीय नकुल दुबे जी का मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। युवाओं के धड़कन माननीय कपिल मिश्रा जी को बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, समय बहुत कम है, हम अपना सारा समय माननीय मुख्य अतिथि जो के देना चाहता हूं।
एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। दोस्तों, वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। उसको मैं समझाता हूं, उसको आप समझा दो, और देखिए कैसा भूचाल आएगा। प्रदेश तो प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए सारा समय मैं अपने मुख्य अतिथि जी को देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जवाहरलाल बहादुर जिंदाबाद जिंदाबाद धन्यवाद डॉक्टर साहब। जवाहरलाल बहादुर अब मैं वो घड़ी आ गई है, वह समय आ गया है सर्व समाज के लिए। जनपद एक एक जिले, एक एक विधानसभाओं में जा करके सर्व समाज के सम्मान और सम्मान के लिए सबको जगाने वाले बड़े भाई राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद, परम आदरणीय, परम सम्माननीय बड़े भैया। अब मैं क्षमा चाहता हूं, मैं बड़े भैया को आमंत्रित, हमारे बड़े भाई पूर्व कैबिनेट मंत्री, सहृदयता के भंडार, सबको एक सूत्र में पिरोकर चलने वाले उत्तर प्रदेश हुकूमत के पूर्व कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय बड़े भैया लड्डू दुबे से क्षमा चाहते हुए सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज वाराणसी मंडल की इस किराकत में संपन्न हो रही बैठक, कल हम लोग चकिया चंदौली में मीटिंग कर रहे थे, लेकिन जो आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का जोश और आप लोगों का कुछ कर गुजरने की तमन्ना हम सब लोगों को इस बात के लिए मुतमईन करती चली आ रही है। ये जो जन जन में एक जो चिंगारी फैलती जा रही है, आने वाले समय में ये लपट का रूप लेकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री को बचाने की। परम सम्मानित हम सबके मार्गदर्शक, आज के समारोह के मुख्य अतिथि परमेश्वर श्री सतीचंद मिश्रा जी, हमारे भाई सालिम अंसारी जी जो कि पूर्व सांसद राज्यसभा है, डॉक्टर अनिल अग्निहोत्री जी, मेरे छोटे भाई कपिल मिश्रा जी, संतोष मिश्रा जी, यहाँ पर हमारे बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी बंधुओं, दिनेश टंडन जी, चेयरमैन नगर पालिका, यहाँ पर बैठे हुए मेरे सम्मानित बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे नौजवान साथियों। देखा बात का बहुत ढेर कही था, लेकिन कुछ जने टाइम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुनना चाहता है तो हम बाधा न बलब, लेकिन हम 2-3 बात जरूर पूछा जाए थे। हमारे नौजवान यहाँ बहुत जोर जोर उत्साहित ताली बजा रहा है। हम सबसे जानना चाहते हैं और हम सबसे सुनना चाहते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश का किसान परेशान बा कि नहीं परेशान बा? जवाब दे जाए, गहरा जवाब दे जाए, गहरा जवाब दे जाए। आज पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान परेशान बा कि नहीं परेशान बा? हमारी माताएं बहनें परेशान हैं कि नहीं परेशान हैं? अगर उत्तर प्रदेश के व्यापारी परेशान बा कि नहीं परेशान बा? अगर कुल जगह परेशान है तो आज किराकर से संबंध लेके जाए कि जब तक उत्तर प्रदेश में हम लोग 5वीं बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के मुख्यमंत्री न बनाए, हम लोग चैन से बैठने का काम न करें। जब कोई रहे न जाए भाई, हम ऐसे लोग कहते बहुत जोर जोर नारा लगाओ फिर जा, लेकिन सुन जाए ध्यान से, बहुत गंभीरता सुन जाए। अरे जब बैंक न रह जाए, जब रेलवे न रह जाए, न नगर पालिका न रह जाए, जब जल निगम न रह जाए, जब बिजली विभाग न रह जाए, सब अडानी अंबानी के लगे चला जाएगा तो हमें नौकरी के दे, तो हर घर परिवार कैसे चले, तो हर बीवी बच्चा कैसे पले? पूरा का पूरा जीवन महतारी बाप के सामने शर्मिंदगी से सर झुकाने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, हम तालीम वाली बात कहा, हम तालीम वाली बात कहा तो लोगों से वहां पे भला हो जाए। शंकर जी कचहरी टूट गई ना, जाए बनारस देखा जाए, काल हम बनेगा रहे। जौन शिव जी की कचहरी हजारों साल से पूजित की जा रही थी, आज वहां पर शंकर जी कचहरी नहीं बची बात। वो बरगद का पेड़, जब पर ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं,
आज बरगद के पेड़ तो है वहां पर कारी डाल में न दिखाई पड़े। वहां तैयारी हो गई बा, वहां पिज्जा हट बने जाता, वहां कपड़ा बिछाए, वहां लेटरिन बाथरूम बने और भोले बाबा एक किनारे में बैठ के तू तमाशा दिखाइए। लेकिन देखा जा ये तमाशा न चले दे जा, ये तमाशा हमें तो मिलकर रोके के बा। और कैसे रुके तब बने जब कुल जने हाथ में हाथ मिला के पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी के हाथ हमके मजबूत कर दे बजा, अपने हाथ इधर रुक जाए और आप लोग मान सम्मान एक बार बरकरार हो जाए। सब जगह माननीय मुख्यमंत्री मदद चाहते हैं। हम ही जौनपुर में रहते हैं, हमारा 3, 4, 5, 6 सभी पढ़ाई भेजा कि राकत में ब्रह्मचारी जी क्या बहुत खीर खाए हमारे और बहुत खीर खाए रहे यहाँ ब्रह्मचारी जी क्या। लेकिन आज हमें यहाँ एक मौका मिला बा तो आज की मीटिंग का समापन, की मीटिंग का सफलता तभी ना आप गुजरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के एक एक बात के सुन के बहुत ध्यान से अपने मन में, अपने दिल में, अपने शरीर में, अपनी आत्मा में लेके जाए और घरे घरे, गली गली, कोने कोने की बात का फैला दे जाए कि जब तक हम बचे हाथी के उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट में दोबारा न घुसेड़ देव अला जाए कुछ जने और सब जने मिलके बहुजन समाज पार्टी की जिंदाबाद में करा देव। हम बचे चैन से बैठने वाला नहीं है। हम आमंत्रित करते हैं बड़े सम्मान के साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम सम्मानित, परम आदरणीय पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी को कृपया माइक पर आए, हम सबके आशीर्वाद में और संकल्प कराई देते हैं कि हम बने आज के बाद से पूरे के पूरे किरागत क्षेत्र में हाथी के चिक गड़वाए दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, माननीय मुख्यमंत्री। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कुमारी मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, श्री डॉक्टर लाल बहादुर सिद्धार्थ जी, जिन्होंने 2 लाइनों में ही अपनी सारी बात बहुत ही गहराई से करने का काम किया, जो कि एक वरिष्ठ सर्जन भी हैं, श्री महंत डॉक्टर अवधेशानंद जी भारद्वाज, श्री अरुण पाठक जी मुख्य सेक्टर संयोजक वाराणसी, श्री वीरेंद्र चौहान जी पूर्व एमएलसी मुख्य सेक्टर संयोजक, श्री संतोष मिश्रा जी प्रभारी प्रत्याशी विधानसभा जफराबाद जो हमारे साथ में बैठे हुए, श्री बुझारत राजभर प्रभारी प्रत्याशी जहुराबाद गाजीपुर, श्री दिनेश टंडन जी पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद जौनपुर, जो हम सबके साथ में बहुत समय से जुड़े हुए हैं, श्री इंद्रदेव यादव जी शाहगंज पूर्व प्रमुख, श्री राकेश मिश्रा जी एडवोकेट, श्री सर्वेश तिवारी जिला संयोजक जौनपुर, श्री मनोज शुक्ला संयोजक गैराकत विधानसभा, श्री राजेश चतुर्वेदी संयोजक सैदपुर, श्री रुद्रमणि शुक्ला संयोजक मछली शहर, हमारे साथ राज्यसभा में रहे पूर्व सांसद श्री सालिम अंसारी जी तथा हमारे साथ में पूरे प्रदेश में हर जिले में और अब हर मंडल में जो घूम रहे हैं और अपनी बात उन्होंने वे भी रखी, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री नकुल दुबे जी, हम लोगों के साथ में चलकर आए हुए ऑयल ओएनजीसी के बहुत ही वरिष्ठतम पद से रिटायर हुए डॉक्टर अनिल अग्निहोत्री जी, श्री कपिल मिश्रा एवं केशव अग्निहोत्री जी तथा यहां पर आए हुए सभी सम्मानित बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, माताएं, बहनें तथा मीडिया बंधुओं, भाइयों, आपके बीच में अभी हमारे साथियों ने अपनी बात रखी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग जिस पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग 23 जुलाई से हम लोगों ने शुरू किया था अपना दौरा, 75 जिलों में जाने के बाद 7 सितंबर को लखनऊ में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबकी नेता
उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन मायावती जी ने फिर संबोधन किया था, जो हमारी आखिरी सभा थी। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में, और उसमें हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए थे और प्रमुख समाज के लोग भी इकट्ठा हुए थे, और वहां पर बहन मायावती जी ने अपनी बात रखने का काम किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में जिसमें हम गए थे, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे थे, और जहां हजारों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, उन्होंने जिस तरह से हमारा उत्साह बढ़ाने का काम किया, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के और भाईचारा बनाने का वादा किया, दलित समाज के साथ में, अल्पसंख्यक समाज के साथ में और पिछड़ा वर्ग के समाज के साथ में, जो बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके साथ भाईचारा बनाने का वादा किया, और अब की बार विधानसभा में 2007 की तरह पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए अपना उन्होंने पूरा समर्थन देने के लिए बहन मायावती जी के सामने ये वादा करने का काम किया। और मुझे विश्वास है उन पर कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दौरान में ब्राह्मण समाज के ऊपर जिस तरीके से दलित समाज के ऊपर अत्याचार हुए पूरे प्रदेश में, उसी प्रकार से ब्राह्मण समाज के ऊपर भी पूरे प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में होने का काम हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो सभी ब्राह्मण समाज के लोगों को मालूम ही रहता था कि ये तो हमें अपना दुश्मन मानते ही हैं और हमें प्रताड़ित करने का काम करेंगे, इसलिए वो चौकन्ने थे और तैयार रहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही थी कि हम आपका सम्मान करेंगे, हम आपको मान सम्मान देंगे, आपका स्वाभिमान रखने का काम करेंगे। लेकिन क्या किया उन्होंने? स्वाभिमान और मान सम्मान बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? 100 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के जो मजबूत लोग थे और 100 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों का एनकाउंटर करके मौत के घाट पर उतारने का काम किया। 500 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों की उत्तर प्रदेश में हत्या हो गई उनकी, और एक भी मामले में कोई पकड़ा नहीं गया, चाहे वो पुलिस अधिकारियों के हाथों से मरवाए गए हो ब्राह्मण समाज के लोग, जैसे कि महोबा में हुआ, और चाहे अन्य जगह पर हुआ हो, लेकिन उन्होंने एक भी गिरफ्तारी, एक भी किसी को नहीं किया। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से दलित समाज के ऊपर इन्होंने प्रहार करने का काम किया, पूरे प्रदेश में देखा आपने चुनाव के दौरान में किस तरीके से पंचायत के चुनाव हो रहे थे। एक महिला क्या, उन्होंने तो चीरहरण करने का भी काम अपने सामने खड़े होकर के करवाने का काम किया था, और देखते रहे उनके अधिकारी और पुलिस वाले, और वो होता रहा। किस तरह की महिलाओं के साथ में इनकी जो सोच है वो भी उजागर होती है। किस तरह से दलित समाज की एक बेटी के साथ में हाथरस में उसके साथ में पहले बलात्कार होता है, बलात्कार होने के बाद में जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु हो जाने के बाद में उसका मृत शरीर भी उनके घर वालों को इन्होंने देने से मना कर दिया। और क्यों मना कर दिया? और कहा अपने पुलिस वालों से, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खुद बैठ करके लखनऊ में पूरा दृश्य देख रहे थे, जिला अधिकारी को सीधे संवाद कर रहे थे और सीधे निर्देश दे रहे थे और कह रहे थे कि देखो किसी भी प्रकार से इनको बिलखने दो, रोने दो घर वालों को, लेकिन इनको ताले में बंद कर दो और इनको मृत शरीर मत देना, और उसको मत जलाने का काम तुम खुद करवाने का काम करो, क्योंकि जो लोग इसमें अपराधी हैं, जिनका नाम आया है, जिन लोगों ने ये दुष्कर्म किया है, वो लोग हमारे अपने, हम जिनके ऊपर हम अपना हाथ रखते हैं, ये वो लोग हैं, और इसलिए इनकी पकड़ा धकड़ी ना हो जाए, इसलिए तुम इनका शरीर बनते हैं। और देखा आप लोगों ने किस तरह से रात के 2:30 बजे एक पुलिस वाले से मिट्टी का तेल डलवा करके और झाड़ियों में उसको जलाने का काम किया गया, सभी ने देखा। और ठीक इसी प्रकार से अभी 1 महीने पहले भी लोगों ने देखा, उसी हाथरस में, उसी अलीगढ़ मंडल में जब हम गए थे वहां, तो उसके कुछ दिन पहले का किस्सा था। रेणु शर्मा नाम की एक ब्राह्मण समाज की महिला, जो कि
अपना पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रही हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज हो गए। तुरंत निर्देश मिल गया लखनऊ से, ठीक है इस महिला को ठिकाने लगाना जरूरी है, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके और उसको जेल में बंद कर दिया गया। और जेल में बंद ही नहीं किया गया, जब कोई उसके ऊपर जुर्म नहीं था तो उसकी बेल हो गई। बेल ना हो इसकी पूरी कोशिश की गई, लेकिन जब बेल हो गई तो उसके बाद 15 दिन निकल गए बेल होने के बाद, लेकिन उसको जेल से बाहर नहीं निकलने दिया। कब निकलने दिया? 15 दिन के बाद, जब उसकी जेल के अंदर उस महिला की मृत्यु हो गई, तब उसके बाद निकलने दिया। क्या दोष था उसका? राजनीति में थी क्या ये दोष था? या लोगों के लिए काम करती थी ये दोष था? या ब्राह्मण समाज की थी इसलिए उसको मरवाने का काम किया? क्योंकि ब्राह्मणों के घोर विरोधी इस समय जो है ये सरकार, और सरकार में बैठे मुखिया ब्राह्मणों को नहीं देख सकते, ये निश्चित। और इसीलिए हर तरह का निर्देश होता है कि इनको छोड़ना नहीं। किस तरह से खुशी दुबे 16.5 साल की लड़की, एक दिन पहले उसकी शादी हुई थी, 24 घंटे भी नहीं हुए थे, उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, सूखी थी, और उसको उसके जो पति था उसका तो एनकाउंटर कर ही दिया और उसको जेल में उठा ले गए, और अभी तक जेल में रखा हुआ 1.5 साल हो गए। उत्तर प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री वो खुद उसकी पैरवी कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि किसी प्रकार से इस लड़की की बेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोगों को, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, उनको सबक सिखाने का जो उन्होंने मन बना लिया। और आज उसके साथ साथ में 1.5 वर्षों से जेल में है। उसी परिवार में, उसके घर में जो लोग काम कर रही थी, 2 महिलाएं, जिसके कि एक 6 साल का बच्चा, एक लड़की थी, और 3 साल का लड़का, उन बच्चों के साथ में उन महिलाओं को जेल में बंद कर रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये वो सरकार जिसने महिलाओं से क्या कहा था, जब इनको वोट चाहिए था तब ये नहीं बताया था कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, कहा था हमको वोट दे दो, हम तो सब समाज को लेके चलेंगे। हमारा नारा चुराया था, बहुजन समाज पार्टी का नारा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसको चुराने का काम किया था, और चोरी करने के बाद में लोगों को कहा हम तो सबको साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। बहुजन समाज पार्टी का नारा चुराने के बाद में सबसे वोट मांगने का काम किया। महिलाओं से कहा कि तुम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत दुखी हो, हमारा साथ में आ जाओ। समाजवादी पार्टी की सरकार तो जब आती है, ये सभी को मालूम है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही क्या होता है। उत्तर प्रदेश में जैसे ही वो मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं समाजवादी पार्टी वाले, तो उसके तुरंत बाद पूरे प्रदेश में दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, माफियागर्दी, डकैती, फिरौती, बलात्कार, दंगे, फसाद, इसकी छड़ी लग जाती है। तो इन सब चीजों से आजिश होकर के महिलाओं के साथ में जिस तरह दुराचार हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि ये तो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, चलो इनको हम वोट दे देते हैं। और फिर क्या नतीजा निकला? आज जो हमने आपको बताया वो तो बताया ही बताया है, लेकिन इनकी खुद की जो सरकारी रिपोर्ट, केंद्रीय रिपोर्ट है एनसीआरबी की, वो क्या कहती है कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में अगर देखा जाए, तो पूरे विश्व में देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार और दुराचार हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश की सुरक्षा महिलाओं को हमारे मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। जो वादा इन्होंने किया था, वोट तो ले लिया, लेकिन ये देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं करती। अभी फिर आपके बीच में घूम रहे हैं, फिर आपके मोहल्ले में नजर आएंगे। मोहल्ले में नहीं आएंगे, जो बाहर की सड़क है, मेन रोड, उसी में नजर आएंगे। उसमें कोई ना कोई यात्रा निकालेंगे। पिछले 5 महीने से, जब से हम निकले थे 23 जुलाई को, और अयोध्या जाके कार्यक्रम शुरू किया था, और वहां पर जाकर इनका जो असली चेहरा है उसका खुलासा करने का काम किया था। जो ये नकाब ओढ़ करके धर्म के नाम पे पूरे प्रदेश में घूम रहे थे, अपने को बड़े भारी धर्मात्मा बताते थे, इनका असली चेहरा दिखाने का काम किया था कि अयोध्या में करा क्या था, इन्होंने क्या किया अयोध्या में।
सिवाय धन कमाने के अलावा अयोध्या में धर्म के नाम पे कुछ नहीं किया। पूरे प्रदेश में धर्म के नाम पे कुछ नहीं किया, सिर्फ अधर्म के अलावा कुछ नहीं किया। और ये लोग जो हैं, इन्होंने धर्म के नाम पे वोट तो ले लिया, लोगों से वादे किए, झूठे वादे करने की इनकी एक बहुत ही महारत है। हम तो कहते ही हैं हर जगह कि अगर कोई कंपटीशन हो जाए, पूरे विश्व का कंपटीशन हो जाए, अगर कि देखा जाए कौन सबसे ज्यादा झूठ बोल सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी वालों को पहला इनाम मिलेगा। हर जगह पहला इनाम मिलेगा। आपसे कहा, महिलाओं से कहा, किसानों से कहा, हमको वोट दे दो। क्यों दे दे? अरे हम तुम्हारी आमदनी दोगुनी कर देंगे। उन्होंने सोचा कि चलो 15 लाख वाला कह रहे थे जुमला है, वो तो जुमला था, 15 लाख हर एक के खाते में आ जाएगा। अब की बार कह रहे हैं नहीं, अब की तो हम सही वादा कर रहे हैं, आपकी आमदनी दोगुना कर देंगे। क्या किया आमदनी दोगुना? किस तरह से आमदनी दोगुना की? आमदनी तो नहीं बढ़ाई, लेकिन उनकी जमीन छीनने की योजना जरूर 3-3 काले कानून लाकर बनाने का काम किया। पूरे देश में किसान आंदोलित हुआ, आंदोलन करने के इनको लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इनकी जमीन छीनने की योजनाएं ऐसी बनाई उन काले कानूनों में कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके हाथों में जमीन का पट्टा देना मजबूरी हो जाएगी और उसके बाद कभी वापस आने वाली नहीं। किसान समझ गया, उसने जब आंदोलन किया तो उसके आंदोलन को कुचलने की भरपूर कोशिश की गई। उसके ऊपर लाठियां चलाई गई, उसके सर फोड़े गए, सर से खून निकला। मुख्यमंत्री जी जो पड़ोस के थे भारतीय जनता पार्टी के, हरियाणा के, बोले इतनी लाठियां मारो, इतनी लाठियां मारो जब तक सर लाल ना हो जाए। और यहाँ के जो मंत्री लोग थे उन्होंने ताली बजाई, कहा बहुत अच्छी बात कही। और उसमें 2 किसान तो उसी दिन मृत्यु हो गई उनकी, जो लाठियां चली थी। 700 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई। 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी इस आंदोलन में, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इन्होंने तो कहा कि नहीं, दबाने का काम तो हम करेंगे। और किस तरह से दबाएंगे? उन्होंने गाड़ी चला करके 4-4 किसानों के ऊपर उन्होंने गाड़ी रौंदने का काम किया और उनकी मृत्यु हो गई। उनको मारने का काम किया गया, एक सोची समझी साजिश के तहत मारने का काम किया गया। और जब ये खुलासा हो गया कि मार दिया आपने, दबा के सोच के मारा, तो मीडिया वालों ने जब सवाल पूछ लिया तो उनका कॉलर पकड़ लिया उनका भी कॉलर पकड़ लिया। और कॉलर पकड़ने के साथ साथ में उन्होंने उसके बाद उनको चोर उचक्का जो कह सकते थे कहने का काम मंत्री जी ने किया। मंत्री जी ये बात कर रहे थे, लेकिन सरकार कहती है, केंद्र की सरकार कहती है कि नहीं नहीं, ये तो हमारे बहुत अच्छे मंत्री हैं, ये हमारे अपने आदमी हैं, क्योंकि किसानों को सबक सिखाने जा रहे थे। अंततः इन्होंने अपने तीनों काले कानून वापस लिए। कब लिए? जब इनको ये लग गया कि चुनाव आ गया और चुनाव के दौरान में ये अपने घरों में भी नहीं घुस पा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि आपके घरों के पास नहीं आते हैं, जो यात्रा भी निकालते हैं, चाहे विश्वास यात्रा हो, अविश्वास पैदा करने के बाद अब कहते हैं विश्वास यात्रा पैदा लेके चल रहे हैं। और उसके बाद सड़कों में जाएंगे, मेन रोड में जाएंगे, अंदर नहीं आते, क्योंकि इनको बताया गया कानून वापस लेने के पहले कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं, जो उनके नेता हैं, वो अपने घरों में नहीं घुस पा रहे हैं। उनको घरों में नहीं घुसने दिया जा रहा है और वो पीछे के दरवाजे से अपने घर में आते थे। तो इसलिए ये कानून वापस लिए गए सिर्फ चुनाव के लिए, और चुनाव के बाद ये फिर अपना असली चेहरा दिखाएंगे। इस बात का खुलासा तो इनके एक राज्यपाल जी ने भी कर दिया था और इनके और साथियों ने भी कर दिया था। तो इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। ये वो लोग हैं जिन्होंने युवाओं से कहा कि हम आपको रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप मेरे साथ में आ जाइए। और आपने सुनी लिया, अभी आपके सामने बात रखी गई कि क्या इन्होंने रोजगार की जगह किया, सारे जितने जहां जहां नौकरी हो सकती थी उसको बेचने का काम कर दिया इन्हीं लोगों के हाथों में, और कुछ नहीं किया। इन्होंने 2 गुने की बात कही थी किसानों से। 25 रुपए बढ़ाए गन्ना का दाम, 5 साल में 15 रुपए बढ़ाए थे समाजवादी पार्टी की सरकार ने, इन्होंने 25 रुपए बढ़ा दिए। और आखिरी साल में बढ़ाया 2 महीने पहले, जब 5 रुपए सालाना के हिसाब से इन्होंने गन्ना के दाम बढ़ाए।
लेकिन बहन मायावती जी, उन्होंने तो कोई वादा नहीं किया था किसानों से कि हम आपकी आमदनी 2 गुना कर देंगे। पर चूंकि जैसे हर गरीब उनके दिल में बसता है, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसी तरह से किसान भी उनके दिलों में बसता है, उनके दिल में बसता है, और इसलिए उनकी परेशानी भी वो खूब समझती है। और अपनी पिछली सरकार में 2007 से 12 की जो सरकार थी, उन्होंने 125 रुपए जो क्विंटल दाम था उसको 250 रुपए पहुंचाने का काम किया था। 2 गुना करने का काम बहन मायावती जी ने किया था। 23 लाख नौकरियां देने का काम किया। इन्होंने तो खाली झूठे वादे किए और नौकरियां छीनने का काम कर रहे हैं। और जब भी नौकरी देने की कोई बात आ जाती है, दिखाते हैं कि अब हम ये इम्तिहान लेने जा रहे हैं, अब हम टीईटी का करने जा रहे हैं, अब हम बीएड का लेने जा रहे हैं, अब हम अध्यापकों का इम्तिहान लेने जा रहे हैं, अब हम लेखपालों का लेने जा रहे हैं। लेकिन एक एक करके जितने, चाहे पुलिस कर्मियों वाला हो, चाहे लेखपालों वाला हो, चाहे टीचरों वाला हो, आपने भी देखा कि जब एक इम्तिहान हो जाता है तो उसके बाद कहते हैं पर्चा लीक हो गया, इसलिए हमने इसको रद्द कर दिया। उनसे लाखों करोड़ों रुपया कमा लेते हैं फॉर्म की फीस के नाम पे, और उसके बाद कह देते हैं पर्चा लीक हो गया, क्योंकि खोट है, इनकी सोच में खोट है और ये नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए खुद ही पर्चा लीक करते हैं। और पर्चा लीक करवाने का काम करके ये इन नौकरियों का जो होता है उसको रद्द करने का काम करते हैं। ये वो सरकार चल रही है। इसको आपने देखा कि किस तरीके से जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको दबाने का काम, उनको डराने का काम, उनको धमकाने का काम पूरे उत्तर प्रदेश में करने का काम करते हैं। लेकिन किसके साथ, किसके इशारे पे करते हैं, ये जरूर समझने की जरूरत है। खास तौर से हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के साथी हैं उनको भी समझने की जरूरत है। हालांकि वो लोग सब चीजें जान चुके हैं और जान भी रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये मिलजुल करके ये योजना बनाते हैं और ये कहते हैं कि ऐसे काम करेंगे हम, तुम ऐसी बात करो, फिर हम जवाब में ऐसी बात करेंगे और हम दहशत फैलाने का काम दोनों मिलकर के करेंगे। वरना ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब थी 5 साल की, एक भी दंगा क्यों नहीं हुआ? जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 134 दंगे बनाने का रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया। ये 134 दंगे कैसे हो गए? दंगा होता नहीं है, दंगा कराया जाता है। और ये दंगे तभी होते हैं जब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, खुल करके मिले। अब तक तो खुल के मिल गए, पहले अंदर अंदर मिलते थे, लेकिन अब तो खुलेआम मिलने लगे। आपने देखा होगा हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाइयों ने हमको भेजा कि देखिए असलियत इनकी। हमने कहा हम तो बहुत पहले से इनकी असलियत जानते थे। कल की तस्वीर, परसों की तस्वीर भेजी उन्होंने, जहां पर श्री मुलायम सिंह यादव जी और वो और आरएसएस के मुखिया भागवत जी, ये दोनों मिलकर के बैठ के गलबैया कर रहे थे और दिल्ली में, और भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी मंत्रीगण हैं वो उनके सामने हाथ जोड़ करके नतमस्तक थे। एक तरफ ड्रामेबाजी करते हैं कि हम उनके यहां रेड कर रहे हैं, जबकि वो प्रायोजित होती है, उनको बता करके होती है, तभी तो 16,000 रुपए मिलते हैं। और कहा जाता है कि हमको बताओ, हमको चढ़ाना है तुमको, जब हम चढ़ेंगे तुम चढ़ोगे, हम लोग इस तरह का कुछ ड्रामेबाजी करेंगे तो लोगों को लगेगा कि नहीं हमारी लड़ाई चल रही है। और कैसी लड़ाई? ये एक दूसरे के साथी अभी से नहीं है, ये 2003 से है। 2003 में श्री मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसके पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार चल रही थी। हमारे 37 एमएलए बहुजन समाज पार्टी के 37 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष विधानसभा के जो थे, उन्होंने एक गैर कानूनी आदेश पारित करके और उनकी सरकार बनवाने के लिए उन्होंने 37 एमएलए उनसे मिलाने का काम किया, विलय कराने का काम किया। उसको हम लोगों ने, उनके आदेश को उच्च न्यायालय में जाकर के चैलेंज किया, वहां से हम जीते। उसके बाद वो मांग गया, वो सर्वोच्च न्यायालय में गया। 37 वकील खड़े किए इन्होंने, सबसे वरिष्ठतम वकील जो हो सकते थे पूरे देश के, जिनके भी आपने नाम सुने होंगे,
वो सब के सब उसमें खड़े करे गए। समाजवादी पार्टी की तरफ से उसमें भारतीय जनता पार्टी वाले सारे वकील वो भी खड़े हुए थे, वरिष्ठतम वकील खड़े हुए थे उस आदेश को बचाने के लिए, क्योंकि ये लोग आपस में मिले हुए थे और आदेश ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन देने का काम किया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में पूर्ण पीठ बैठी, 5 जजेस की संवैधानिक पीठ बैठी उसको सुनने के लिए, और उसके बाद इनके 37 वकीलों को सुनने के बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन मायावती जी ने अकेले हमारे ऊपर ये विश्वास करते हुए हमको उनके विरोध में खड़ा किया, और उच्च न्यायालय में भी हम जीते और उच्चतम न्यायालय में भी निर्णय हमारे पक्ष में हुआ, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में हुआ। और ये खुलासा हो गया उस निर्णय से कि ये भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने का काम किया था। तो ये दोनों, इसके बाद भी अनेकों बार आप देख चुके हैं, तस्वीरें भी देख चुके हैं, इनकी बातें भी सुन चुके हैं। पार्लियामेंट के अंदर श्री मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी जब दोनों लोग थे तो आपने सुना होगा उनका भाषण, उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा मैं आशीर्वाद देता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी को कि आप प्रधानमंत्री बनिए इस देश का, और ये उन्होंने आशीर्वाद देने का काम खुलेआम पार्लियामेंट के अंदर किया था। और उसके बाद दोनों जो गले मिल करके उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई थी। तो ये दिखाता है कि कौन किसके साथ में जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, तो इन दोनों ही पार्टियों को अगर ऐसा ही होता, बहुजन समाज पार्टी ने अपनी गद्दी नहीं छोड़ी होती, 2003 में बहन मायावती जी ने गद्दी को नहीं छोड़ा होता और वो मुख्यमंत्री बनी रहती, लेकिन वो इनके किसी भी दबाव में कभी नहीं आई, न कभी आगे आएंगी भारतीय जनता पार्टी वालों के, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ना स्वीकार किया पर इनका दबाव लेने का स्वीकार नहीं किया। और ये दोनों न ए टीम है न बी टीम है एक दूसरे के, ये दोनों एक ही है, ए टीम बी टीम नहीं है, और दोनों एक ही है। और इसीलिए हम कहते हैं कि एक सिक्का ले लीजिए, उसमें दो तरफ दो तस्वीरें होती हैं, तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। और ये इस प्रदेश के और इस देश के लोगों को समझने की जरूरत है और इनको पहचानने की जरूरत है, और खास तौर से हमारे अल्पसंख्यक समाज के जो भाई बहन हैं उनको भी समझने की जरूरत है कि इनका असली चेहरा समाजवादी पार्टी का क्या है। तो भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ये वो पार्टी है जिसने किसी को भी नहीं बख्शा। अध्यापकों से कहा कि तुम हमको वोट दे दो तो हम तुम्हें मानदेय देंगे, और मानदेय के नाम पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो वित्त विहीन शिक्षक थे मानदेय देने की जगह उनके ऊपर लाठियां चलाई। जब उन्होंने आंदोलन अभी 6 महीने पहले किया विधानसभा के सामने कि अब तो पूरा समय गुजर गया, कब दोगे मानदेय, समाजवादी पार्टी ने ठगा था, अब तुम भी ठग लिए, कब दोगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनके ऊपर लाठियां चलाने का काम, उनका सर फोड़ने का काम किया। उनके सर से अब तक खून नहीं निकला तब तक उनके ऊपर लाठियां चलाने का काम इन लोगों ने करने का काम किया। लेकिन उसी में से एक महिला अध्यापिका थी जिसने अपना सर मुड़ा दिया, विधानसभा के सामने सर मुड़ा करके, और फिर ये कहा मीडिया के वालों जब उन्होंने पूछा क्यों मुड़ाया, उसने कहा कि हमने इनकी अंत्योष्टि की आज घोषणा कर दी यहाँ पर। तो अगले दिन मुख्यमंत्री जी इतना नाराज हो गए कि उन्होंने ऐसा वक्तव्य दे दिया जो अभी कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ये अध्यापक जो लोग हैं ये इसी लायक है, इनके ऊपर लाठियां तो चलनी ही चाहिए और इनकी ऐसी ही दुर्दशा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, और पाप किए थे इसीलिए इस जन्म में ये अध्यापक बने हैं, और अध्यापक बनने की इनकी जो बने हैं तो इसके बाद इनकी ये दुर्दशा होनी चाहिए। ऐसी सोच, इस तरह की सोच रखने वाले हमारे प्रदेश के मुखिया जो अध्यापकों के बारे में ऐसी बात करें, जो हमारे गुरुजन होते हैं, हमारे टीचर होते हैं, जिन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया है, तो सोच सकते हैं कि आपके बारे में क्या सोचेंगे। ये ऐसी सरकार है जो किसी की नहीं है, किसी के साथ नहीं है,
ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है तो ये दलित विरोधी सरकार है, ये पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार है। आपने देखा कैसे गुलदस्ते की तरह दाएं और बाएं मुख्यमंत्री जी के, एक पिछड़ा वर्ग के उप मुख्यमंत्री और एक ब्राह्मण समाज के उप मुख्यमंत्री दिखाने के लिए खड़े रहते हैं। उनका एक भी आदेश पारित करने का उनके पास ताकत नहीं है। अगर वो एक भी आदेश देना चाहें और किसी का काम करने की बात कहें तो उनसे सवाल जवाब हो जाता है, उनसे ही पूछताछ हो जाती है कि क्यों इस मसले को लेकर के आए हो, किस हैसियत से इसको बात करो, तुम्हें तो खाली गुलदस्ते के रूप में रखा गया है। और इस तरह से अपमान अगर हो रहा है तो आपने देखा कि ये खाली एक व्यक्ति का नहीं होता, ये पूरे समाज को दिखाने का काम करते हैं कि हम इस समाज को कैसे देखें। इसीलिए सरकार जो है ऐसी सरकार है जो दलित विरोधी सरकार है, ब्राह्मण विरोधी सरकार है, पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। ये उद्योगपतियों के खिलाफ है, उनके ऊपर ऐसे ऐसे कानून लाती है कि आधे से ज्यादा उद्योग, छोटे उद्योग, बड़े उद्योगपतियों की बात नहीं कर रहे, वो तो इनके चहेते हैं, उनके हाथ में तो देश को बेचने का काम कर रहे हैं। अब तो बैंक को भी बेच रहे हैं, ओएनजीसी जितने ऑयल कंपनी है सब उनको बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, बिजली घर बेच रहे हैं, हर चीज उनके हाथ में बेचने का काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं। तो ये वो उद्योगपतियों को नहीं, लेकिन जो छोटे छोटे उद्योग चलाने काम करते हैं उनके उद्योगों को बंद कराने का काम, पहले जीएसटी लगा करके, नोटबंदी लगा करके उनकी कमर तोड़ने का काम इन्होंने किया। इनके पास पैसा है, किस चीज का पैसा है, पैसा किस काम के लिए है? पैसा जो ये इनके पास इकट्ठा हुआ है, चाहे राम मंदिर के नाम पे इकट्ठा हुआ हो लाखों करोड़ रुपया, वो कहां जा रहा है, कहां इस्तेमाल हो रहा है? मंदिर को नहीं बन रहा। 2 साल हो गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आए हुए और अभी न्यू भी खोदना नहीं शुरू किया था इन्होंने। जब हम अयोध्या गए थे तो वो मंदिर तो बनना है, बनाने का इनका कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो वो लाखों करोड़ रुपया जो इन्होंने घर घर जाके इकट्ठा किया, पहले किया, निर्णय के बाद किया, वो रुपया कहां ले जा रहे हैं? ये अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी पार्टी चलाने के लिए, अपनी संस्थाओं को चलाने के लिए, उसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं इस रुपए को। और जो सरकार का पैसा है वो किस चीज में दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग खुलेआम करने का काम कर रहे हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आपके सामने अभी कपिल मिश्रा ने रखा, 36 करोड़ रुपया, 36 करोड़ रुपया एक साल में अपने ऊपर खर्च करते हैं, 5 साल में तो 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, खाली ये दिखाने के लिए कि हम बहुत ही उपयोगी मुख्यमंत्री हैं, हम बहुत ही बढ़िया मुख्यमंत्री। इसलिए अखबार के हर पन्ने में, टेलीविजन में, हर जगह खाली एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपना उपयोग दिखाते हैं, काम करते हैं। जमीन में तो कहीं कुछ भी नहीं दिखता। पूरे प्रदेश में देख लीजिए, कोई भी कार्य विकास का हुआ हो कहीं पर भी, जो सड़कें बन चुकी हैं वो तो सड़कें और जो पहले से बनी हुई है उसी में रोज रोज फीता काटते रहते हैं और कहां पर पत्थर लगाते रहते हैं। जो काम इनको अगर पत्थर ही लगाना था, पत्थर लगाने की जरूरत थी तो 5 साल पहले जब सरकार बनी थी तब लगाते, अब लगा रहे हैं जब सरकार जाने वाली है। चाहे जेवर एयरपोर्ट हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस वे हो, ये सारी की सारी देन बहन मायावती जी के उनके पत्थर पहले से ही लगे हुए हैं, उनकी योजना के पत्थर लगे हुए हैं। लेकिन उसी में जाकर के एक और पत्थर लगा लो। पहले इसका विरोध किया, मुकदमे दायर किए, PIL दाखिल करी हाई कोर्टों में उसको रुकवाने के लिए, चाहे जेवर एयरपोर्ट हो, चाहे ये गंगा एक्सप्रेस हो, चाहे वो जब दिल्ली से और आगरा का एक्सप्रेसवे बना था उसको रुकवाने का काम किया था। लेकिन अब उन्हीं को आगे दिखाने के लिए चुनाव में कि हम तो देखिए बहुत विकास का काम कर रहे हैं। क्या विकास किया इन्होंने? विकास तो बहन मायावती जी ने किया प्रदेश में, जो सबने देखा। उन्होंने तो 29,000, 29,500 जो अम्बेडकर ग्राम थे उनमें सीसी रोड लगाते हुए समग्र विकास उस गांव को करने का काम किया। 29,000 जूनियर हाई स्कूल बनाए उन्होंने, 5,000 से ज्यादा 29,000 प्राइमरी स्कूल बनाए, 5,000 से ज्यादा जूनियर हाई स्कूल बनाए, 1 दर्जन के लगभग उन्होंने यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। मेडिकल की व्यवस्था उन्होंने हर जिले में
सुचारू करने का काम किया, नए नए अस्पताल बनाने का काम किया। और इनके पास तो सिर्फ अपने दिखाने के लिए उन्होंने, बहन मायावती जी ने 6,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता था, उसको बढ़ा करके और 13,500 मेगावाट पहुंचाने का काम, अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने का काम बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को किया। हर तरफ विकास की गंगा बहाने का काम किया, नौकरियां दी, महिलाओं को सुरक्षा दी, महिलाओं कानून द्वारा कानून का राज चला के उत्तर प्रदेश में चलाने का काम किया। उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा, अपने चाहे खुद का भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपको अच्छी तरह से याद होगा, कानून अपने हाथ में लेने का काम किया था। 15 दिन पुरानी सरकार थी 2007 में, और उन्होंने गरीबों के कुछ झोपड़ियों पर बुलडोजर चला दिए थे कब्जा करने के लिए। बहन मायावती जी ने लखनऊ में अपने एमपी को बुलाया था, और वहीं मैं तो चश्मदीद गवाह था उस चीज का, वहीं पर उन्होंने हथकड़ी लगवा करके और जेल में भिजवाने का काम किया था, और पूरे 5 साल तक जेल में रखने का काम किया। बहन मायावती जी के जब राज्य था तो महिलाएं वो खुद जानती कितनी सुरक्षित थी। घर से अगर 12 बजे भी उनको निकलने की जरूरत पड़ती थी, चाहे हमारी बेटियां हो, महिलाएं हो, कोई भी हो, तो कोई डरता नहीं था, हिचकता नहीं था, और आंख बंद करके अपने काम के लिए निकल जाती थी, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारी तरफ कोई गलत निगाह उठा के देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं, और इसलिए वो सुरक्षित है। आज पूरे प्रदेश में चाहे कोई भी हो, हर वर्ग हो, वो सब के सब, कुछ छोड़ दीजिए, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो उनको एक वर्ग विशेष खाली नजर आता है, उनका चश्मा बदल जाता है, और सिर्फ उन्हीं को नौकरी भी देना है, उन्हीं को आगे बढ़ाना है, उन्हीं को ठेकेदारी देना है, उन्हीं के माफियाओं को आगे बढ़ा करके और जबरदस्त बनाना है। और ठीक इसी प्रकार से इस सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके लिए भी एक वर्ग विशेष के ही लोग, उनको समझ में आते हैं कि ये अच्छे लोग हैं और इन्हीं को बढ़ाना है। अगर वो माफिया है, डॉन है, और भी कुछ कर रहे हैं, तो उन्हीं को आगे और उनको बढ़ाते रहो और उनको अपना संरक्षण देते रहो, सरकार का संरक्षण देते रहो। ये किसी से छुपा नहीं है, ये सबको मालूम है। इसलिए भाइयों, ये समय आ गया है जबकि आज उत्तर प्रदेश में आपके हाथों में चाबी आ गई है। इस सत्ता की चाबी आपके हाथ में आज 1 महीना नहीं, सिर्फ 10 दिन बचे हैं। 10 दिन बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो 10 दिन का समय आपके पास है। इस 10 दिन को आपको अपने लिए इस्तेमाल करना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली पुश्तों के लिए, उन सबके लिए इन 10 दिनों को आपको देने की जरूरत है, और दिन रात 24 घंटे देने की जरूरत है। और वो कैसे दे सकते हैं? उसी प्रकार से जैसे कि हमारे साथियों ने बताया, श्री नकुल दुबे जी ने भी बताया, कि आप इन सारी बातों को अपने साथ मत नहीं छोड़ दीजिएगा, अपने साथ ले जाइए, और बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए इन बातों को घर घर जा करके, मोहल्ले मोहल्ले में जा करके, अपने साथियों के बीच में जाके, रिश्तेदारों के बीच में जाके, जो लोग आपसे नहीं पहले जुड़े हैं उनको भी जोड़ते हुए अपना कारवां आगे बढ़ाने का काम करिए। और इन 10 दिनों में इतनी ताकत लगा दीजिए कि आपकी सरकार बनने से कोई रोक नहीं सके। और इस संकल्प के साथ में चलिए कि बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके, और हम लोग उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार भाईचारा, अमन, चैन, ऐसे सुख का जीवन लोगों को देने के लिए, क्योंकि बहन मायावती जी ने तो खुद ही कह दिया 9 अक्टूबर को लखनऊ में जब जनसभा थी, जिसमें कि 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, उन्होंने कहा था कि अब की बार हमारी प्राथमिकता सरकार बनने के बाद पहली प्राथमिकता होगी कि उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी दूर करने का काम करें। लोगों ने उनसे पूछा कि उन्होंने जो बिगड़ा हुआ कानून है इसको संभालने की बात क्यों नहीं कही, तो मुझे अपने साथियों को बताना पड़ा, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहन मायावती जी जैसे ही अपनी शपथ लेती हैं और कुर्सी में बैठती हैं, कानून व्यवस्था तो पूरे उत्तर प्रदेश की चुस्त और दुरुस्त उसी मिनट हो जाती है, उसी सेकंड हो जाती है, और वो तो हो करके ही रहेगी। इसलिए भाइयों, मैं आपसे अपनी बात समाप्त करने के पहले ये जरूर अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो चुनाव है,
अब आपके सर पर आ गया है। आपके हाथ में सत्ता की चाबी कैसे आपके हाथ में आए, ये अब आप ही के हाथों पे है। आपको ही अपना तय करना है, अपना भविष्य तय करना है। जितना आप मेहनत करेंगे, जिस तरीके से, क्योंकि आप तो हमारे बहुत ही खास मजबूत कार्यकर्ता हैं और आपको इसके बताना जरूरी है, क्योंकि आपको ये दूसरे लोगों को भी बतानी है ये बातें, और इसलिए आपको इतने विस्तार से बताने का काम किया गया है। लेकिन आपको अपना आने वाले समय में अपना भविष्य बदलने के लिए इस देश का नहीं, इस प्रदेश का बदलेगा तो देश का भविष्य भी बदलेगा। इस प्रदेश का भविष्य बदलने के लिए, अपने जिले का, अपने मंडल का इस भविष्य बदलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। और जिस तरीके से आप लोग इतनी देर से हम लोगों के साथ में इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हैं, और जिस तरीके से अभी हम मंडल जो हमारी रिजर्व सीटें हैं, सुरक्षित सीटें हैं, उसमें हम जाने का जो कार्य कर रहे हैं, और जिस तरीके से हम हर जगह जाकर के देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं। कल भी हम लोग थे, चंदौली में थे, आज आपके बीच में है, अभी कल फिर हम लोग दूसरी जगह हैं। इसके पहले 15 दिन से हम लोग सुरक्षित सीटों में होते हुए आ रहे हैं। और ये निश्चित रूप से ये मैं कह सकता हूं, और अपनी नेता बहन मायावती जी को बताने का कार्य भी करूंगा कि अगर 2007 में 62 सीटें हम लोग जीते थे सुरक्षित 84 में से, तो अब की बार 86 में से 86 सीटें जीतने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी, और पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करेगी, और बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाने का काम करेगी। अंत में, अगर आप लोग हमारी बातों में हमारे साथ सहमत हैं, और हमारी बातें, हमारे साथियों की बातें, जिन्होंने पूर्व वक्ताओं की बातों में आप हम सब लोगों के साथ सहमत हैं, और ये संकल्प से भी सहमत है कि हम लोग अब की बार अपनी पूरी ताकत लगा करके बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं, तो अगर आप हमारे साथ में हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके और अपना इशारा कर दीजिए, तो हमें भी मालूम हो जाएगा कि हम लोग आपके साथ में हैं, आप हमारे साथ में हैं। आपके जिस तरह से हमारा उत्साह बढ़ाने का काम किया है, इसको देख करके हमें पूरा यकीन हो गया है कि अब की बार बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी, और इससे कोई